हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है मौलिक कर्तव्य। ये ऐसे मौलिक कर्तव्य है जो हर एक भारतीय नागरिक को निभाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में लिखा हुआ है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यदि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार का भी ख्याल रखे। यदि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्यारी है तो यह भी ज़रूरी है कि उसमें दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्यमान हो। यानी कि अगर किसी एक इंसान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है कि वो अपनी विचारधारा को प्रस्तुत कर सके, तो ऐसे ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके द्वारा प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। उसमें जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। सारे नागरिक के, भारत के जितने भी नागरिक हैं, सबके पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने कोई भी विचारधारा प्रस्तुत कर सके। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को भारत के संविधान में कैसे लाया गया, इसका इतिहास क्या है। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। शुरू में सिर्फ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ही शामिल किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मोरल ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए हर एक भारतीय नागरिक की, वो इसमें शामिल नहीं थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तब सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में यह सुझाव दिया गया कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का समावेश होना चाहिए। समिति का तर्क यह भी था कि भारत में अधिकांश लोग अधिकारों पर बल देते हैं। ये नहीं समझते कि हर अधिकार किसी न किसी कर्तव्य के सापेक्ष होता है। यानी कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस टाइम पे इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। तब सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में उन्होंने तय किया कि मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से उस कमेटी द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसों के आधार पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात भाग 4 क अंत स्थापित किया गया और उसके भीतर अनुच्छेद 51 क को रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षकों पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वे अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो शुरू में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जो है ये 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। तो संविधान हमारा भाग में बटा हुआ है, यानी कि सेक्शंस में बटा हुआ है, और उन सेक्शंस के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो अगर हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य जो 10 मूल कर्तव्य 1976 के संशोधन में यानी कि अमेंडमेंट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अलावा अगर कोई नए रूल्स रेगुलेशन आते हैं तो उसे संशोधन कहा जाता है, यानी कि अमेंडमेंट कहा जाता है। तो जब भी अमेंडमेंट होता है उसको कोई नाम दिया जाता है और किस वर्ष में हो रहा है वो भी उसके साथ जोड़ा जाता है। तो उसके तहत मूल कर्तव्यों को भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 51 क
भाग 4 को फिर से डिवाइड किया गया, उसका नाम रखा गया भाग 4 क, जैसे हम ABC रखते हैं। और उसके भीतर एक अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल बनाया गया जिसका नाम रखा गया 51 क यानी कि 51 अ में 10 मूल कर्तव्यों की सूची डाली गई। उसके बाद एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 2002 में, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन का 86वां संशोधन हुआ था। अब चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो अब हमारे पास है फाइनल, वो हमारे पास है 11। 10 पहले थी, एक बाद में जोड़ी गई 2002 में। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है भारतीय नागरिक के लिए कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और पालन करे। यानी कि हमारी स्वतंत्रता के लिए जितने भी हमारे नेता रहे हैं, राजगुरु रहे हैं, उच्च आदर्श वाले लोग रहे हैं, उनको हमेशा हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। उनके बलिदान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे। मतलब कि हमारा भारत जो है उसकी एकता और अखंडता हमें हमेशा बचा के रखनी है, उसको कभी भी टूटने नहीं देना है, उसका कभी भी विभाजन नहीं करने देना है। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसके अनुसार जब भी देश पर कोई भी विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो उस के तहत हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। और जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो हमें देश के नागरिकों की एकजुट होकर सेवा करनी चाहिए। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यानी कि भारत में सभी लोग एक समान हैं, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी प्रजाति, सभी प्रदेश, सभी वर्ग एक समान हैं, हमें उनमें कोई भेदभाव नहीं करना। और दूसरा, ऐसी प्रथाएं जो चली आ रही हैं जिनमें स्त्रियों का सम्मान ना हो, उन प्रथाओं का हमें त्याग करना है, उन प्रथाओं को हमें छोड़ देना है। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको समझना है और उसको हमेशा संजो के रखना है। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को हमें त्यागना, छोड़ना नहीं है। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा पात्री मात्र के प्रति दयाभाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। यानी कि जितने भी हमारे आसपास जीव जंतु हैं, झील है, नदी है, जितना भी हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, और जितने भी हमारे आसपास वन्य जीव हैं, प्राणी हैं, उन सब के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। जो नहीं बोलने वाले वन्य जीव हैं, जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, उनके प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। और अपनी वन, झील, नदी आदि का संरक्षण करना चाहिए। उन्हें हमें खराब नहीं करना है, उनको हमें संजो के रखना है। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसके अनुसार हमेशा हमें एक साइंटिफिक आउटलुक अपनाना चाहिए। हमें अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को अर्जन यानी कि बांटना, दूसरों को सिखाना
और उसमें सुधार करने की हमारी हमेशा भावना होनी चाहिए, ताकि भारत की एक राष्ट्र के रूप में एक अच्छी छवि बने और एक अच्छा उसमें ग्रोथ हो। क्योंकि जब सब पढ़े लिखे होंगे, सबका दृष्टिकोण सही होगा, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, तो भारत जो है वो एक विकसित देश कहलाएगा। 8वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमेशा जो देश की संपत्ति है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और जो पब्लिक एरियाज़ हैं, उनको हमेशा सुरक्षित रखें, उनमें गंदगी ना फैलाएं, उनमें तोड़ फोड़ ना करें और हिंसा से दूर रहें। कभी भी वायलेंस ना करें, किसी भी चीज़ को लेके कभी भी झगड़ा ना करें और सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति कहें उसको नुकसान ना पहुंचाएं। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हमेशा कोशिश करें आप व्यक्तिगत गतिविधि जो आप कर रहे हैं अपने जीवन में, उसमें राष्ट्र के बढ़ने तक की आप उसमें प्रयत्न करें कि जिससे कि जो भी आप कर रहे हैं उससे राष्ट्र का नाम हो, राष्ट्र एक नई ऊंचाई तक पहुँचे। तो ये हमारा हमेशा संकल्प रहना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं व्यक्तिगत या सामूहिक, वो हमारे राष्ट्र को निरंतर बढ़ाने में, निरंतर उसको डेवलप करने में, उसकी ग्रोथ कराने में मददगार हो। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट मूल कर्तव्य है जो बाद में जोड़ा गया है 2002 में। इसके अनुसार जो भी माता पिता है या गार्जियन है, गार्जियन मतलब माता पिता के बाद जो आपकी देखरेख करते हों, वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल भेजे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें, जिससे कि सारे बच्चे शिक्षित हो, सारे बच्चे अच्छी तरह से विकास कर सके। तो ये हमारे 11 मूल कर्तव्य थे। थैंक यू।